हम्म आज के इस डीप डाइव में हम मौर्य साम्राज्य की स्थापना के जो ऐतिहासिक स्रोत हैं और खास तौर पर कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसे डिकोड करने वाले हैं। मतलब जो लोग इतिहास पढ़ते हैं उन्हें पता है कि ये सिर्फ कोई एक राजा के हटने और दूसरे के आने की कहानी नहीं है। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये चंद्रगुप्त मौर्य की सैन्य ताकत और कौटिल्य की कूटनीति का एक बहुत ही शानदार, एकदम सुपर हीरो टीम अप जैसा संगम है। बिल्कुल। और देखिए 322 ईसा पूर्व में जब मगध से नंद वंश को उखाड़ फेंका गया था ना, तो वो कोई छोटी घटना नहीं थी। उससे पहले का अगर हम भारत देखें तो वो पूरा क्षेत्र बहुत ही छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था। ये पहली बार हो रहा था जब एक अखिल भारतीय स्तर की एक राजनीतिक परिघटना हो रही थी, जिसने एक विखंडित क्षेत्र को एक पूरी केंद्रीय सत्ता में बदल दिया। हाँ, एकदम सही, एक मजबूत केंद्रीय सत्ता में पिरो दिया। और उनका जो साम्राज्य विस्तार का तरीका था वो भी बहुत दिलचस्प था। मैं पढ़ रही थी कि इसकी शुरुआत उत्तर पश्चिमी सीमांत से हुई थी, जहां से उन्होंने अन्यूनानी क्षत्रपों को खदेड़ना शुरू किया। सही कहा आपने। और इसका जो सबसे अहम पड़ाव था वो था 305 ईसा पूर्व का वो युद्ध जहां सेल्यूकस निकेटर को हराया गया था। इस एक जीत के बाद तो हेरात, कंधार, मकरान और काबुल, इन सब का विलय हो गया था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इससे भारत की जो सीमा है ना, वो हिंदू कुश तक पहुंच गई, जिसे हमारे स्रोतों में एक वैज्ञानिक सीमा कहा गया है। अच्छा, ये वैज्ञानिक सीमा वाला शब्द मुझे हमेशा थोड़ा अलग लगता है। हाँ, मतलब ऐसा लगता है कि ये कोई नक्शे पर बस खींची गई लकीर तो नहीं थी। इसका असल में क्या मतलब है? देखिए, हिंदू कुश पर्वत अपने आप में एक बहुत बड़े प्राकृतिक किले की तरह काम करता था। तो उस वैज्ञानिक सीमा तक पहुंचने का सीधा सा मतलब ये था कि भारतीय उपमहाद्वीप में घुसपैठ के जितने भी कमजोर रास्ते थे वो सब ब्लॉक कर दिए गए थे। ये भौगोलिक रूप से बहुत ही तार्किक और सुरक्षित डिफेंस लाइन थी। तो मतलब सीमाओं को तो सेना ने पूरी तरह सुरक्षित कर लिया, लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को सिर्फ तलवार के दम पर तो नहीं चलाया जा सकता ना। बिल्कुल। और यहीं पर हमारे स्रोतों में अर्थशास्त्र की एंट्री होती है। जो स्रोत हम देख रहे थे उनमें साफ है कि ये कोई बस ज्ञान बघारने वाली किताब नहीं थी। ये स्टेट क्राफ्ट की एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड थी। हाँ, और इस गाइड का सबसे जो मुझे कमाल का हिस्सा लगता है वो है सप्तांग सिद्धांत। कौटिल्य ने राज्य को कोई निर्जीव मशीन नहीं माना था। उन्होंने इसे एक जीवित शरीर की तरह देखा जिसके 7 अंग होते हैं: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। एक मिनट, तो क्या उन्होंने खजाने और सेना को शरीर के अंगों से जोड़ा? हाँ बिल्कुल, मतलब जैसे कोष और दंड। यही तो उनकी सबसे बड़ी इंसाइट थी। जैसे शरीर का कोई एक अंग काम करना बंद कर दे तो पूरा शरीर गिर जाता है, वैसे ही अगर कोष यानी खजाना खाली हो जाए या दंड यानी सेना कमजोर पड़ जाए तो राजा चाहे कितना भी काबिल क्यों ना हो, पूरा राज्य ढह जाएगा। एकदम सही। हर एक हिस्से का मजबूत होना और एक दूसरे के साथ तालमेल होना बहुत जरूरी है। और इन अंगों को चलाने का जो सिस्टम था वो और भी हैरान करता है। स्रोतों में साफ लिखा है कि साम्राज्य को चलाने के लिए 26 अध्यक्षों का एक पूरा नेटवर्क तैयार किया गया था। 26 अलग अलग विभाग प्रमुख, एक बहुत बड़ी और अचूक नौकरशाही थी। और इस पूरे सिस्टम पर नजर रखने के लिए एक नेटवर्क था गूढ़ पुरुषों का, यानी जासूस। 2300 साल पहले एक पूरी इंटेलिजेंस एजेंसी। हाँ, समाज के हर स्तर पर ये जासूस फैले हुए थे। ये सीधे केंद्र को खुफिया जानकारी देते थे, जिससे प्रशासन को पता रहता था कि जमीन पर क्या चल रहा है। पर अगर इतना कड़ा कंट्रोल था और कृषि, खदानों और वाणिज्य सब पर नजर थी, और टैक्स भी तो थे, भाग जो भूमि कर था और उदक भाग जो सिंचाई कर था, तो ये सब सुनकर तो किसी को भी लगेगा कि ये बहुत ही सत्तावादी सिस्टम रहा होगा। आज के नजरिए से ऐसा लग सकता है, लेकिन हमें स्रोत के मूल विचार को समझना होगा। अर्थशास्त्र असल में एक कल्याणकारी राज्य का मॉडल देता है। कौटिल्य का सिद्धांत था प्रजा सुखे सुखम राज्ञा, यानी प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। ये कड़ा नियंत्रण और टैक्स सिर्फ खजाना भरने के लिए नहीं थे, ये लोक कल्याण पर आधारित था, जिसने कबीलाई राजनीति को खत्म करके एक अधिराज्य बनाया। तो फिर मुख्य निष्कर्ष यही निकलता है कि चंद्रगुप्त की तलवार ने भले ही साम्राज्य की सीमाएं तय की, लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने वो मजबूत ढांचा दिया जिसने मौर्यों को 137 सालों तक भारत का निर्विवाद शासक बनाए रखा। बिल्कुल, ये दिखाता है कि एक सफल शासन के लिए सैन्य शक्ति और प्रशासनिक दूरदर्शिता का संतुलन कितना जरूरी है। और यही बात आज एक बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करती है।
अगर 2300 साल पहले गूढ़ पुरुषों और नौकरशाही का इतना उन्नत ढांचा मौजूद था, तो क्या आज की आधुनिक खुफिया एजेंसियां और प्रशासनिक प्रणालियां सच में आधुनिक हैं, या वे केवल प्राचीन अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का ही एक डिजिटल संस्करण है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस डीप डाइव के बाद जहन में रह जाता है।